नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जब से बीजेपी ने बंगाल जीता है, हम सबके दिमाग में एक सवाल है कि आखिरकार बीजेपी बंगाल क्यों जीतना चाहती थी? बंगाल को लेकर दिल्ली की सत्ता इतनी डेस्परेट क्यों थी? क्यों पूरा सिस्टम बंगाल में लगा दिया गया? ऐसा क्या है उस राज्य में? और दूसरा सवाल है कि अब बीजेपी जीत गई है, तो अब इस जीत के बाद क्या करेगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बहुत से लोग तलाश रहे हैं और अपने-अपने स्पेकुलेशन के हिसाब से अपना अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। आज हम भी इसी को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हम खुद नहीं करेंगे। एक ऐसी शख्सियत जो है वो आज आपको बताएगी कि बंगाल को लेकर बीजेपी की क्या प्लानिंग है या बीजेपी क्यों जीतना चाहती थी। वो शख्स कभी खुद बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन बीजेपी से जल्द मोहभंग हुआ तो पत्रकारिता में वापस लौट आए हैं। इनका नाम है विवेक शर्मा। एक प्रदेश के प्रवक्ता भी एक ज़माने में बीजेपी के ये हुआ करते थे। लेकिन मैंने जब इनसे कहा कि ये बंगाल की मिस्ट्री को सुलझाइए, तो ये हमारे लिए राज़ी हो गए। और अब कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते किसी एक दिन, शनिवार को या रविवार को, इनके ज़रिए हम बीजेपी के माइंडसेट को समझने की कोशिश करें। तो उसकी शुरुआत आज से करते हैं। विवेक शर्मा जी आपको छोटे से वीडियो में बता रहे हैं कि बंगाल को लेकर बीजेपी की डेस्परेशन का राज क्या है। आइए आपको सियासत के उस सफर पर ले चलें जहां सवाल सिर्फ खबर नहीं, हकीकत बयां करते हैं। मैं विवेक शर्मा, नमस्कार। बंगाल के चुनावों में सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो 293 में से 207 सीटें लेकर के बंगाल में भाजपा ने इतिहास रच दिया है। प्रश्न ये उठता है कि इतिहास रचने की आवश्यकता क्या थी? आखिर उस बंगाल की भूमि पर ऐसा क्या है जिसके लिए भाजपा को काम दाम दंड भेद सब आजमाने की जरूरत पड़ गई? इस दीवानगी के पीछे के अफसाने क्या है? ना तो बंगाल में कोई बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, ना ही कोई बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र है। जबकि अगर इसे भाजपा के सियासी दृष्टिकोण से देखें तो बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासत की सबसे उपजाऊ प्रयोगशाला थी। आखिर उस प्रयोगशाला को भाजपा ने आरएसएस के सहयोग से समाप्त क्यों कर दिया? सियासत की इस उपजाऊ भूमि को अल्पसंख्यकों पर अगर कोई अत्याचार होता था तो वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनता था। बहुसंख्यकों पर कोई अत्याचार होता था तो वो हिंदू खतरे में चला जाता था। महिलाओं पर अगर कोई अत्याचार होता था तो नारी शक्ति का अपमान होता था। आखिर इन नारों से समझौता करने के पीछे का कारण क्या है? इस बेचैनी में सियासत के महारथियों की नींद उड़ा रखी है। पिछली कई बार ममता बनर्जी ने जो चुनाव जीता उसमें 60 लाख मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार एसआईआर और अन्य एक्सरसाइजेस के माध्यम से 90 लाख वोट काट दिए गए। मेहनत का काम है। चुनाव आयोग से लेकर के सभी राज्यों के नेताओं को लेकर के संगठन मंत्रियों के इस चुनाव की तपती हुई दोपहर में झोंक दिया गया। आखिर उद्देश्य क्या है, जानना बेहद जरूरी है। सामान्यतः ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी तो लगातार बढ़ रही थी। पशु तस्करी के मामले सियासत में की आग में घी का काम कर रहे थे, जो इंडी गठबंधन को कमजोर भी कर रहे थे। फिर आखिर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों के वोट काटकर भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास पर ही कुल्हाड़ी क्यों दे मारी? ममता बनर्जी की योजनाएं लक्ष्मी भंडारण, कन्याश्री, रूपश्री में लगातार अनियमितताएं आ रही थी। फिर आखिर 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 33% महिला आरक्षण है का बिल, जिसे कानून में परिवर्तित करना बीजेपी भूल गई थी, उसे 16 अप्रैल की रात को 1:30 बजे कानून में परिवर्तित करके अमेंडमेंट प्रस्तुत किया गया, यह जानते हुए कि यह गिर जाएगा। और पूरे देश में विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने के लिए और बंगाल की महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए आखिर यह प्रयास किस लिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। फिर दोबारा खड़ा होता है। जब हम इसका जवाब तलाशने के लिए
कोशिश करते हैं तो मुझे गालिब का एक शेर याद आता है कि उम्र भर गालिब ये भूल मैं करता रहा, धूल चेहरे पर थी मैं आईना साफ करता रहा। बंगाल भारत का चावल उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। जो भारत विश्व में 40% चावल एक्सपोर्ट करता है, उसमें लगभग 16 मिलियन टन चावल बंगाल का उत्पादन है और यह सारा चावल बंगाल के पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है। अब जब मामला दोस्ती निभाने का आ जाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, गद्दारी कहलाती है। जो सहयोग मित्रों को पंजाब से नहीं दिलवा पाए, वो काम अब बंगाल से कराया जाएगा। नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और अरब के कई राष्ट्रों के लिए बंगाल के पोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है और गुजरात के पोर्ट से सस्ते भी हैं। दार्जिलिंग की चाय दुनिया में सबसे महंगी चाय है, जिसे द टी ऑफ चैंपियन कहा जाता है और ये दुनिया में बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स में बहुत महंगे दामों पर हजारों रुपए में बेची जाती है। इसका 70% एक्सपोर्ट यूरोप, जर्मन, जापान और अमेरिका में किया जाता है। यह भी गुजरात के पोर्ट से ही होता है। भारत बांग्लादेश को 16% इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है, जिसका एक्सपोर्टर भी मित्र बंधु हैं, जो इस समय गोंडा झारखंड में बनाई जाती है, जो बंगाल से होकर के जाती है और इसमें मित्रों की कंपनी को बंगाल सरकार को लॉजिस्टिक टैक्स देना पड़ रहा था, जो एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि उसमें भी अब कुछ राहत की गुंजाइश दिखेगी या सब पहले जैसे सामान्य चलेगा। बंगाल पर किसी व्यापारी की इन्वेस्टमेंट व्यर्थ नहीं है। हजारों करोड़ रुपया पानी की तरह बहा करके आखिर किसका अभिषेक हुआ है, यह जानना बेहद जरूरी है। कहने वाले तो अंग्रेजों को भी अनुशासित कहा करते थे और वो भी खुश होकर के अपने सिपह सालारों को इनाम दिया करते थे। वेस्ट बंगाल दूसरी बार ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले हुआ है। हमारे सियासी मित्र जो मिठाइयां बांट रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता कि आखिर उनके आका किससे मित्रता निभा रहे हैं। ये बदलता भारत है, यहां 2047 का विकसित भारत है और यही हमारी अर्थव्यवस्था चावल के खेतों से विद्युत आपूर्ति तक जा रही है और जीडीपी में बड़ा योगदान दे रही है, लेकिन केवल मित्रों तक सीमित रहकर। यही बंगाल की बदलती तस्वीर है, जिन्हें हम बिजली दे रहे हैं, रोहिंग्या भेज रहे हैं, बांग्लादेशी भेज रहे हैं, लेकिन अब आप इन शब्दों को इतिहास के पन्नों में ही तलाश पाएंगे, क्योंकि अब वो घुसपैठिए नहीं है, वो सुदामा है जो कृष्ण के घर आए हैं। उनका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद।